हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, तो वो गिफ्ट तो हम बेसिकली अनाउंस कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए जाके, जिसके अंदर हमने बताया है कि हमारी क्लासेस किस तरीके से आएंगी, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। इन सभी बातों को हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की आपकी लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1 है। इस क्लास के अंदर हम आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ाएंगे कि फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखने आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो जैसा कि देखिए बच्चों, फिजिक्स स्पेशल बैच हम अनाउंस कर चुके हैं इससे पहले। तो इसके अंदर बच्चों हमने सिलेबस की वीडियो हम अनाउंस कर चुके हैं कि हमारा क्या क्या सिलेबस रहेगा। क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को जान लीजिए कि एक्चुअल में हमारा 2026 में बोर्ड ने कुछ अपडेट तो नहीं किया है। तो उसके अकॉर्डिंग में न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को जरूर देखें जाके पहले, क्योंकि हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि कोई चीज हमारी कहीं हटा तो नहीं दी है या कोई ऐड तो नहीं कर दी है। तो सिलेबस को जरूर जाके देखिए पहले। ठीक है, उसके बाद इस क्लास पर आइएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर बच्चों में बात करूं बच्चों, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है बच्चों? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे होंगे? फायदे ये हैं बच्चों कि क्लास का नोटिफिकेशन जब भी क्लास यूट्यूब पे आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्लास आ चुकी है, क्योंकि आप इसमें ज्वाइन होंगे, इसका नोटिफिकेशन आएगा अपने आप। इसके साथ साथ बच्चों, जो भी क्लास के रिगार्डिंग जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स या पीपीटी या पीएनजी, आपको जो भी प्रोवाइड कराना है, तो आपको टेलीग्राम पे ही हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसको ज्वाइन करना जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, और इसका जो लिंक है बच्चों, वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो ये हमारा बच्चों इंस्टाग्राम पेज है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा एडवांस क्लासेस ऑफिशियल के नाम से। किसके नाम से बच्चों? एडवांस क्लासेस ऑफिशियल के नाम से। एडवांस क्लासेस ऑफिशियल के नाम से, तो इसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? इसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, इससे आपको क्या क्या मिलेगा। तो इससे बच्चों डेली जीके के फैक्ट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिल जाएगा, यानी आपकी देश के अंदर क्या चल रहा है, किस राज्य के अंदर क्या चल रहा है, जो सारी बातें यहाँ पे पता चल सकती हैं। ठीक है, इसके साथ बच्चों जो भी रिसर्चेस होती हैं, तो रिसर्च क्या हो रही है इंडिया के अंदर, हम इसरो क्या कर रहा है हमारा, ये सारी चीजें इसके ऊपर साइंस के मतलब साइंस के जो भी फैक्ट होते हैं, वो सारे फैक्ट आते रहते हैं। साथ ही साथ इसके साथ मैथ और साइंस की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि आप लोग हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन इजी वे, न्यूमेरिकल्स को इजी वे में सॉल्व करने का तरीका सिखाते हैं। और आकाश सर है, वो आपको मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ की कुछ इंटरेस्टिंग अप्रोच लेके आते हैं। यानी कुछ डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ हम इस पे अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको मजा आए। क्लियर है? चलिए, अच्छा बच्चों, इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा, ये हमारा बच्चों व्हाट्सएप पे पेज है हमारा, एक तरह से व्हाट्सएप चैनल है। तो इस पे जाके आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइक दिस टेलीग्राम की तरह ही है, लेकिन आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे टेलीग्राम यूज नहीं करते, तो इस पे आप जानते हो कि व्हाट्सएप जो है सब पर्सनल होता है, तो व्हाट्सएप को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। टेलीग्राम बहुत से लोग यूज नहीं करते, किसी के पेरेंट्स यूज नहीं करते देते बच्चे को। तो व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स भी यूज करते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे जाके आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, एडवांस क्लासेस के नाम से। तो आप इस पर भी हम लोग आपको नोट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जाके वहां पे। ठीक है, इसका भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाके दे रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारा व्हाट्सअप चैनल, इन तीनों का लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जाके वहां पे भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए फिजिक्स का तो फिजिक्स स्पेशल बैच आ ही गया है, इसी के साथ लक्ष्य बैच भी आ गया है बच्चों। लक्ष्य बैच जो है बच्चों क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्योंकि क्लास 10th में जो भी आपके छोटे भाई बहन हो, वो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो भी बिल्कुल आपको मतलब सारी क्लासेस जो आपको पता है कि फ्री है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल आपको पेड कोर्स की सारी फीलिंग्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बिल्कुल भी मतलब कि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो कंटेंट में थोड़ी कमी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पूरी जी जान से, पूरी शिद्दत से पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो आज आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो इस लेक्चर को आप एंजॉय के साथ पढ़िए मेरे साथ, और मैं भी आपको पूरे एंजॉय के साथ ही पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, लिखा हुआ है फिजिक्स स्पेशल बैच। ये जो फिजिक्स स्पेशल बैच है आप लोगों का, फिजिक्स स्पेशल बैच, जो कि किसके लिए है बच्चों? 2026 में बोर्ड देने वाले बच्चों के लिए, जो क्लास 12th में है। क्लास 12th के बच्चों के लिए ये वाला जो क्लास है, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। ये फिजिक्स स्पेशल बैच क्लास 12th के बच्चों के लिए, जो कि 2026 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ बच्चों मैं कहना चाहूंगा, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका। तो आप क्या है कि बच्चों की इस क्लास को जरूर अटेंड करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि क्लासेस के अंदर अभी ये फर्स्ट क्लास है, तो इसको ज्वाइन तो करना पड़ेगा। अब वो बहुत से बच्चे तीसरी क्लास, दूसरी क्लास से ज्वाइन करेंगे,
तो हो सकता है उनको लेक्चर समझ में ना आए, तो इस क्लास को ज्वाइन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका जो स्टार्ट होता है बेसिक वो यहीं से स्टार्ट, फर्स्ट क्लास लेना बहुत अनिवार्य है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट है और आपके इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर हम पहले यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे और उस यूनिट का नाम जो है बच्चों वो क्या है बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी। क्या है बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है तो जैसा कि मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले यूनिट का क्या नाम है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपकी फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है। ये क्या है बच्चों, आपकी फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है, ये आपकी जो यूनिट है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये यूनिट है बच्चों, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, पहली बात, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक, क्लियर है। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है यहाँ पे इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का जो मीन होता है बच्चों वो होता है हमारा चार्ज। क्या होता है, चार्ज, क्या होता है चार्ज, और इसका हिंदी मीन क्या होता है, चार्ज, आवेश। क्या बोलते हैं इसको, चार्ज को आवेश। अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक, तो इसका जो मीन होता है ये होता है यहाँ पे एट रेस्ट, एट रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था कह सकते हैं, विराम। तो इस बात का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है वो किसमें होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन में, किसमें होना चाहिए, रेस्ट पोजीशन में। और रेस्ट पोजीशन में तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उसकी जो हम स्टडी करेंगे वो किस ब्रांच के अंदर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इस बात को हम अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि रुके हुए आवेश का, क्या बच्चों, रुके हुए, रुके हुए आवेश, आवेश का अध्ययन, रुके हुए आवेश का, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना, रुके हुए आवेश का अध्ययन करना। इस बात का मतलब क्या है कि रुके हुए आवेश का अध्ययन करने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे जो चार्ज की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पे जीरो, क्या होगी, जीरो होगी। यानी कि उस आवेश की जो उसके चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चों, इसको हम अपनी व्यवहारिक लाइफ से किस तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपने इसका मतलब ये है कि उसकी जो भी प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे तो वो किस ब्रांच के अंदर करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे आपने बच्चों अपने घरों के अंदर देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, कि जब हम अपने घर के अंदर लाइट जो होती है, जैसे लाइट का मतलब क्या है यहाँ पे, वो नहीं प्रकाश, यहाँ पे लाइट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो अब हमारे जब सर्किट होता है तो सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो हमारे घर की लाइट आ जाती है, तो ये बेसिकली वायर में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं धारा। अगर अब धारा किससे प्रोड्यूस होती है, आवेश के बहने से, आवेश के चलने से। अब यहाँ पे जो है बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या, जीरो, यानी आवेश यहाँ पे चल ही नहीं रहा है रेस्ट पोजीशन में। तो इसका मतलब क्या है कि घरों के अंदर लाइट आएगी नहीं। करंट किससे बनती है, हमारे आवेश के बहने से। अब आगे आवेश अगर रुका हुआ है तो करंट भी नहीं बनेगी, क्लियर है। यानी हमारे घरों के अंदर लाइट आती है तो आवेश के फ्लो होने से आती है, और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में है तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट नहीं बनेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। इसी के साथ बच्चों में अगर बात करता हूँ यहाँ पे आवेश की, आवेश क्या होता है चलिए। अच्छा, इसको जानने से, आवेश को जानने से पहले मैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाऊंगा उस सारी बातों को और देख लीजिए। तो जैसे बच्चों इस क्लास के अंदर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, तो पहला जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। इसको जानेंगे हम लोग यहाँ पे। टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में जानेंगे, आवेश के प्रकार, आवेश के कितने प्रकार होते हैं इस चीज को जानेंगे यहाँ पे। तीसरा बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की अवधारणा या संकल्पना क्या होती है इस चीज को जानेंगे। और चौथा है बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, वो सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है बच्चों आपकी स्टार्टिंग है, यानी एक तरह से बेसिक है, तो बेस का बनना बहुत जरूरी है क्लास के अंदर, ठीक है। फिर आज की क्लास लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों में इस क्लास को शेयर कर दो जिससे कि वो इसका पूरा पूरा फायदा उठा लें। और फिजिक्स में अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डाउट ग्रुप है, तो वहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ कमेंट कर दीजिए, कमेंट में भी आपका आंसर दिया जाएगा, क्लियर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, फर्स्ट हेडिंग जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। बताइए भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इस बात को हम जानते हैं।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों कि आवेश जो है ना बच्चों, क्या है कि आवेश किसी वस्तु का एक गुणधर्म है। क्या है बच्चों? आवेश किसी वस्तु का एक गुणधर्म है, यानी गुणधर्म का मतलब क्या है कि उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी। क्या बच्चों? खुद की एक प्रॉपर्टी, यानी आवेश किसी वस्तु का एक गुणधर्म है, जिससे ये क्या करता है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, तथा और उस प्रोड्यूस करने के बाद उसमें बच्चों उस पर जो फोर्स लगता है उसको क्या करता है बच्चों? ये फील करता है। यानी वैद्युत आवेश क्या है बच्चों कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का एक गुणधर्म है, जिससे वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा उसके बल, उसमें लगने वाले जो बल होता है, जो फोर्स लगता है, उसको फील करता है। अब फील कैसे करते हैं उस बात को समझते हैं। जैसे समझिए बच्चों, यहाँ पे समझिए कि जैसे बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों कि ये बच्चों हमारा क्या है कि ये हमारा एक कंटेनर मान लीजिए, क्या है? कंटेनर है। और इसके अंदर बच्चों मैं क्या करता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। तो बच्चों क्या है, इस कंटेनर के अंदर से मैंने देखा कि मैं सबसे पहले एक अनावेशित वस्तु को लेके जाता हूँ, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता। अनावेशित वस्तु का मतलब है यहाँ पे कि जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो मैं जब यहाँ से अनावेशित वस्तु को लेके गया, अनावेशित वस्तु, जब इसके अंदर से मैं अनावेशित वस्तु को लेके गया, तो मैंने देखा कि जब इस अनावेशित वस्तु को वैद्युत क्षेत्र के अंदर से गुजारा, तो ये जो है ये बिना मुड़े बिल्कुल भी सीधे निकल गई, यानी इसके पास में वो कोई भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आया? तो जब किसी अनावेशित वस्तु का मतलब ये है कि उदासीन वस्तु भी कह सकते हैं, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं था। तो इस वस्तु में कोई चार्ज नहीं था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के अंदर से गुजारा, तो इसने अपने पास में कोई भी चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने बच्चों यहाँ पे आवेशित वस्तु को गुजारा, यहाँ पे आवेशित वस्तु को, मैंने एक आवेशित वस्तु ली जिसपे चार्ज मौजूद था, और जैसे ही मैंने उसको इसके अंदर से गुजारा, तो हमें देखने को क्या मिला कि इसके पास में क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। क्या हो गया बच्चों? इसके पास में क्या हो गया? चेंज हो गया, यानी कि अपने मार्ग में क्या कर दिया इसने? विचलन कर दिया, अपने पथ से भटक गई। तो इसका मतलब क्या है कि आवेश जो है बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है? फील कर रहा है। क्या कर रहा है? फील कर रहा है। क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कोई भी आवेश अगर रेस्ट पोजीशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन मोशन में होता है तो बच्चों वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। इस बात को हम आगे भी अच्छे से और जानेंगे। क्लियर है? तो इस बात की अब इसको डेफिनेशन के रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आवेश, लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि आवेश किसी वस्तु का वस्तु का वस्तु का वह गुणधर्म है, वह गुणधर्म है जिससे जिससे यह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों को उसके प्रभावों को वो अनुभव करता है, अनुभव करता है। क्लियर है? तो बच्चों वैद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु का एक गुणधर्म है जिससे वह वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उनके प्रभावों को क्या करता है बच्चों? अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों को अनुभव करता है। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको हम कहते हैं बच्चों वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। तो अब जानेंगे आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो है बेटा वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कि आवेश आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो पहला जो टाइप है बच्चों वो है हमारा
धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड टाइप कौन सा होता है बच्चों हमारा, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार का होता है यहाँ पे, दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता क्या, उसको जानते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले जो हेडिंग बना लीजिए बच्चों की, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो मैं बात करता हूँ पहले पॉजिटिव चार्ज की, कि धनात्मक आवेश क्या होता है। धनात्मक आवेश, तो बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं धनात्मक आवेश की। तो धनात्मक आवेश क्या होता है यहाँ पे, तो धनात्मक आवेश क्या होता है समझिए ध्यान से, कि बच्चों जब कि दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं ली आपने, एक आपने एक मार कर लिया और एक मेरा हाथ लिया, अगर इन दो वस्तुओं को मैं आपस में रगड़ता हूँ, तो रगड़ने के पश्चात क्या होगा बच्चों, कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो वस्तु हो जाएगी पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी वो वस्तु हो जाएगी, कैसी हो जाएगी हमारी, नेगेटिव। क्लियर है। तो जैसे समझिए ध्यान से इस बात को, कि अगर दो वस्तुओं को मैं आपस में रगड़ता हूँ इस तरीके से, अगर दो वस्तुएं ली बच्चों, मैंने एक ये वस्तु ली एक ये वस्तु ली, और इनको बच्चों मैंने आपस में क्या करा दिया, घर्षण करा दिया। तो घर्षण के दौरान क्या हुआ, कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या आ जाएगा, इसमें जाएंगे, यानी इसमें जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें जा रहे हैं, सेकंड वस्तु में जा रहे हैं, और पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें जा रहे हैं, दूसरी वस्तु में जा रहे हैं। तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, कमी हो गई, क्या हो गई, कमी। और वृद्धि किसमें हो गई बच्चों, वृद्धि हो गई इसमें। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो होती है पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो होती है नेगेटिव। क्लियर है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी वो पॉजिटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वो क्या हो जाती है, हमारी नेगेटिव। ठीक है। तो इस बात को यहाँ लिख सकते हैं कि जिस वस्तु में, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या होती है बच्चों, कमी होती है, तो वो वस्तु कैसी होती है, वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, धनावेशित हो जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है। तो इस बात को बच्चों एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अगर बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे कि एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों आप जानते हो, मैंने लिया सोडियम, और सोडियम का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na होता है। और इसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 281। क्लियर है। और ये जो एलिमेंट है बच्चों, ये जो तत्व है बच्चों, अभी फिलहाल जो है उदासीन है। क्या है बच्चों, उदासीन है। उदासीन का मतलब क्या होता है, कि किसी वस्तु पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो, उस वस्तु को क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। सर आपको कैसे पता चला कि ये वस्तु उदासीन है, तो जब भी किसी वस्तु का बच्चों कोई भी प्लस माइनस का सिंबल नहीं लगा है, तो समझ जाना वो वस्तु कैसी है, उदासीन अवस्था में। अच्छा, उदासीन वस्तु की खास बात क्या होती है बच्चों, कि इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इसका, अगर मैं बात करूं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है बच्चों, 11 होता है यहाँ पे। ठीक है। तो बच्चों 11 होता है। अगर बात करूं उदासीन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे बच्चों, अगर आपसे पूछूं भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बच्चों यहाँ पे। तो जब कोई वस्तु उदासीन होती है तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है यही क्या होते हैं, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्लियर है। और नंबर ऑफ उदासीन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कितने होंगे, 11 होंगे। यानी इस उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या हमेशा आपस में बराबर होती है। क्लियर है मेरी बात। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अगर बच्चों मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर इस पे प्लस माइनस, अगर ये वस्तु जो थी उदासीन है, अगर इसी वस्तु को बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आवेशित कर देता हूँ, तो बच्चों मैंने इस वस्तु को अगर यहाँ पे आवेशित किया, अगर इसको इस तरीके से
Na, इसने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग दिया, यानी अब ये वस्तु जो है बच्चों उदासीन नहीं है, ये वस्तु कैसी है बच्चों, आवेशित है। क्या है बच्चों, आवेशित है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 281। अब भैया इसको अपना अष्टक का नियम अगर अष्टक पूरा करना है, तो अब क्या कहता है ऑक्टेट रूल बच्चों की, यहाँ पे या तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब बच्चों आपको पता 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग देगा। तो आपको पता है बच्चों कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागेगा तो इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों अब बताएं यहाँ पे, अगर मैं पूछूं यहाँ पे, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कह दोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सर अभी भी 11 है, बट इसमें क्या है बच्चों की एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहाँ पे कमी हो गई। क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों पहले कितने थे, 11 थे, उदासीन था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से त्याग दिया है, तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची बच्चों, 10 बची। कितनी बची, 10 बची। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये वाली बात समझ में आई हुई, आई होगा आपको, क्लियर है। चलिए बच्चों अब मैं बात करता हूँ बच्चों इसी तरीके से ऋणात्मक आवेश की। तो ऋणात्मक आवेश क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं बच्चों, यहाँ पे ऋणात्मक आवेश क्या होता है, तो ऋणात्मक, अब मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, यहाँ पे उसको भी समझ लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज सेकंड जो टाइप है बच्चों कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है उसको समझते हैं यहाँ पे, कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, क्या होती है बच्चों, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अब वृद्धि कैसे, कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, वृद्धि यह कह सकते हैं कि वो ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है, ग्रहण करती है। तो वह वस्तु, तो वह वस्तु ऋणा ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, ऋणावेशित हो जाती है, यानी नेगेटिवली हो जाती है। अगर किसी वस्तु में जैसे दो इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया अभी आपको कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो वो वस्तु कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। कैसी हो जाती है, नेगेटिव। अब इस बात को बच्चों में यहाँ पे अगर बताऊं, यहाँ पे तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं आपको, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। चलिए तो इसका उदाहरण से समझते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिया यहाँ पे आपके सामने क्लोरीन, क्लोरीन लिया। अब क्लोरीन का सिंबल क्या होता है बच्चों, Cl। क्लियर है, Cl। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। और इसका परमाणु भार कितना होता है बच्चों, यहाँ पे इसका परमाणु भार होता है 33, एक्चुअल में होता है 30.5 होता है। क्लियर है। तो अभी जो वस्तु जो है बच्चों, ये यहाँ पे कैसी है, उदासीन है। कैसा है बच्चों, उदासीन। और उदासीन का मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बच्चों यहाँ पे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं, 17। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे यहाँ पे, तो दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 17। क्लियर है, उदासीन होने की अवस्था में। लेकिन बच्चों जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी होगी। तो इसने क्या किया बच्चों, यहाँ पे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। अब इस पर जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में तो कोई चेंज होगा नहीं, कितना है बच्चों, 17 का 17 ही रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों, 18। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बच्चों, एक्सेप्ट किया है। तो जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, तो उस पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पर कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज।
तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है मेरी बात? तो ये वाली बात आपको समझ में आई? फटाफट से बताएं सब लोग। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, चलिए अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि आवेश की जो संकल्पना है बच्चों, यानी आवेश की अवधारणा है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो इस बात को लिख सकते हैं कि आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। लेकिन क्यों दी जाती है? इसका रीजन सोचा कभी? क्यों दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती? तो समझिए इस बात को कि भैया प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है। इसके बच्चों कुछ रीजन है कि आपको पता है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती, तो क्यों नहीं दी जाती उसका रीजन लिखते हैं बच्चों। तो आप लोगों को पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती। तो आपको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में क्या है, बहुत कम होता है। तो लिख सकते हैं इस बात को, पहला रीजन, पहला रीजन कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, रीजन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर है? तो आपको ये कितना होता है बच्चों कि लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है बच्चों वो होता है कितना बच्चों, 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इतने गुना होता है। क्या बच्चा, इतने गुना होता है, यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ कितना होता है बच्चों, एम पी इजकल टू 1837 इंटू एन ई, कितना होता है बच्चों, कितना होता है, कितना होता है, आप सोचिए आप। क्लियर है? कितना होता है? तो इस बात को ध्यान रखना, कितना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन कितना भारी होता है, 1833 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। क्लियर है? अब बच्चों इसी के साथ पहला पॉइंट समझ में आ गया। अगर बच्चों मैं यहाँ पे बताऊं यहाँ पे कि इसका मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि एमपी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों यहाँ पे, तो 1.67 10 की पावर माइनस के 27 kg। अगर मैं बताऊं बच्चों यहाँ पे एम ई मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg। क्लियर है? अब प्रोटॉन पे बच्चों अगर मैं बात करता हूँ बच्चों क्यू ई, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अगर बात करता हूँ बच्चों प्रोटॉन का चार्ज, तो बच्चों सिमिलर होता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। क्लियर है? यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चों, सेम, बस डिफरेंस किसका होता है, साइन का। क्लियर है? तो ये वाली बात भी ध्यान रखो। तो आपको पहला रीजन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे रीजन की तरफ। तो दूसरा रीजन क्या था बच्चों यहाँ पे, तो दूसरा रीजन था यहाँ पे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। तो इसका भी एक रीजन था, नाभिकीय बल। ठीक है? तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बाद बच्चों क्या होता है, नाभिकीय बल होता है। ठीक है? तो प्रोटॉन को निकालना नाभिक से बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए। क्लियर है? तो दो रीजन आपको याद रखने हैं कि भैया प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि पहली बात तो इसका मास बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने पता है बच्चों, एक तरफ ट्रक है, एक तरफ कार खड़ी है,
तो द्रव्यमान किसका कम है? कार का। तो कार जो है वो तेजी के साथ दौड़ेगी, ट्रक इतनी स्पीड से नहीं दौड़ सकता। तो जिसका द्रव्यमान कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्लियर है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा बच्चों, अब इसी के साथ बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, एज अ नोट पॉइंट आप डाल के लिख सकते हैं इसको। अगर बच्चों यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हैं आप, यहाँ पे इसको नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए कि आवेश जो है बच्चों क्या होता है, सजा एक होता है बच्चों सजातीय आवेश। क्या होता है बच्चों? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश। क्लियर है? एक होता है सजातीय आवेश जिसको हम कहते हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं इसको समझते हैं। सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश क्या होते हैं? एक जैसे। क्या बच्चों? एक जैसे। जैसे कहीं पर अगर बच्चों लिखा हुआ है इस तरीके से, अगर कहीं पर लिखा है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे लिखा है बच्चों इस तरीके से, अगर कहीं पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दिखे, कहीं पर आपको नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दिखे, अगर इस तरीके के कहीं पर चार्ज दिख जाते हैं आपको, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश में बच्चों क्या है कि यहाँ पे ये हमेशा सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण यानी रिपेल करेंगे। रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। क्लियर है? ये वाली बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी के साथ बच्चों आपको ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट कि बच्चों एक होता है विजातीय आवेश। क्या बच्चों? विजातीय आवेश। अब विजातीय आवेश क्या होता है? विजातीय आवेश। विजातीय आवेश इसको बोलते हैं बच्चों अनलाइक चार्ज, यानी कि डिफरेंट टू डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस। अनलाइक चार्जेस। अब विजातीय आवेश क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो विजातीय आवेश कौन से होते हैं बच्चों? तो विजातीय आवेश होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। कैसे डिफरेंट डिफरेंट? जैसे कैसे? जैसे कहीं पर बच्चों लिखा है पॉजिटिव और एक तरफ लिखा है नेगेटिव, कहीं पे लिखा है नेगेटिव, कहीं लिखा है पॉजिटिव। तो अगर इस तरीके का कहीं पे लिखा हुआ है चार्जेस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? ये एक दूसरे को करेंगे प्रति आकर्षण। आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आकर्षण। जैसे मैग्नेट में देखा होगा, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपल करता है, साउथ साउथ रिपल करता है, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से समझ सकते हैं, एज अ कंपेयर कर सकते हैं इसको हम मैग्नेट से। क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों आपको याद रखना है, कहीं पर अगर बच्चों क्या है कि एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है और उसके साथ बच्चों अनावेशित अनावेशित वस्तु रखी हुई है, अनावेशित कह सकते हैं या उदासीन, अगर एक वस्तु पर चार्ज है और एक पर चार्ज नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों क्या है आपको कि वो हमेशा हमें देखने को क्या मिलेगा बच्चों? हल्का आकर्षण देखने को मिलेगा। हल्का आकर्षण। क्लियर है? या कहीं पे नेगेटिव चार्ज हो और अनावेशित वस्तु हो, अगर इस तरीके से देखे यानी एक वस्तु तो आवेशित है, दूसरे उदासीन या अनावेशित हो, तो वहां पे हमेशा आपको क्या मिलेगा बच्चों? हल्का आकर्षण देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हल्का आकर्षण देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो इस वाली बात को भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है? अब अच्छा बच्चों, अब इसी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होगी। अब मैं बात करता हूँ बच्चों एक एग्जाम्पल से। अब मैं बात करता हूँ बच्चों इसके एक एग्जाम्पल से, समझ में आएगा आपको। अब इसी के साथ बच्चों एक नोट पॉइंट और है, इसको भी देख लीजिए, इसको भी आप लिख लीजिए कि आवेशन का सही परीक्षण, सही परीक्षण जो एकदम सत्य परीक्षण हमेशा किससे देखो? सही परीक्षण प्रतिकर्षण से देखने को मिलता है। किससे बच्चों? प्रतिकर्षण से देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। अब कैसे? इस बात को समझिए। कैसे मिलता है बच्चों? प्रतिकर्षण से देखने को मिलता है। अब कैसे मिलता है उस बात को समझिए।
जैसे बच्चों इसके दो केस है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं बच्चों इसके दो केस हैं। पहला केस, जैसे केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, कि बच्चों दो गोले हैं मान लो, इस तरीके से समझिए, एक ये है और एक ये है, क्लियर है। अच्छा बच्चों, पहली वस्तु पे मान के चलो कि ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे जो है एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है, ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है। बी ऑब्जेक्ट पे इसने हमें पहले से चार्ज दे दिया पॉजिटिव, और इन दोनों के जो बीच में हमको देखने को मिल रहा है क्या, आकर्षण। क्या आकर्षण, क्या देखने को बच्चों, अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, बी पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है, बी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को आकर्षण कर रही है। तो अगर ये आकर्षण कर रही है बच्चों, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, हो सकता है बच्चों कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट तो ये है यहाँ पे, और ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, देखिए, अब मान के चलिए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है देखिए, पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चों दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कि भैया मान के चलो बी पे तो इसने पॉजिटिव चार्ज पहले ही फिक्स कर रखा है यहाँ पे, और आकर्षण देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब आकर्षण देखना है, तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे एक तो होगा नेगेटिव चार्ज, क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा, तब जाके मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, आकर्षण देखने को मिलेगा। पहली कंडीशन तो ये है, क्लियर है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, तब जाके आकर्षण हो सकता है। दूसरी कंडीशन है बच्चों, ऐसे भी तो हो सकती है कि भाई मान के चलो कि इस ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही फिक्स है, या ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कैसा हो, उदासीन हो, कैसा हो बच्चों, उदासीन, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बच्चों एक आवेशित वस्तु हो और एक उदासीन हो, तो उस पर हमेशा क्या होगा बच्चों, आकर्षण देखने को मिलेगा। तो एक ये भी घटना देखने को मिल जाएगी, या इन दोनों के बीच में भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, आकर्षण, क्या देखने को मिल सकता है, आकर्षण देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। तो आई होप आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। अच्छा, अब इसी के साथ बच्चों दूसरा केस क्या है, तो दूसरा केस को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा केस क्या है बच्चों यहाँ पे, केस सेकंड। अब मान के चलिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा केस क्या है, कि दो ऑब्जेक्ट है, एक गोला ये है यहाँ पे और एक ये है, क्लियर है। अब मान के चलो ये ए ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब मान के चलिए कि भैया इसका है जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है। अब बच्चों आपको पता है इन दोनों के बीच में अगर प्रतिकर्षण देखने को मिल रहा है, तो इस वाले पर चार्ज क्या रखें कि प्रतिकर्षण करे, नेगेटिव रख नहीं सकता, नेगेटिव रख दिया तो आकर्षण हो जाएगा, उदासीन रख नहीं सकता क्योंकि वहां पे भी आकर्षण देखने को मिल जाएगा। तो आप 100% कह सकते हैं यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस बात को आप देखो यहाँ पे 100% आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि इस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यही है कि आवेशन के एक्चुअल सही परीक्षण किससे पता चलता है, तो वो पता चलता है रिपल्सन से, प्रतिकर्षण से देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। और नोट्स आप बनाते चलना, अगर मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो आप बनाते चलिए, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अच्छा अब मैं बात करूंगा बच्चों यूनिट ऑफ चार्ज की। तो यूनिट ऑफ चार्ज को और डिस्कस करते हैं बच्चों, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, ठीक है, तो इसको और समझते हैं यहाँ पे। तो बताता हूँ बच्चों यहाँ पे यूनिट ऑफ चार्ज तो क्या होता है, देखिए समझिए। तो यूनिट ऑफ चार्ज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, वैद्युत धारा बराबर, वैद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। क्या पढ़ा होगा बच्चों, आवेश बट्टे समय। आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, क्लियर है। अगर बच्चों यहाँ से मैं आवेश निकालू, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो आवेश बराबर हो जाएगा यहाँ पे वैद्युत धारा इंटू समय, क्लियर है। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ से आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई टी। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं,
अगर आपसे पूछे आवेश की ऐसा यूनिट जो पूछी जाती है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट पूछे बच्चों आवेश की, तो आवेश की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो आवेश की जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों, धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर, एम्पियर। और टाइम का क्या होता है बच्चों? सेकंड। तो बच्चों इसकी जो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों, तो वो होता है बच्चों क्या? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ये किसके बराबर होता है बच्चों? एम्पियर इंटू सेकंड। ये किसके बराबर होता है? कूलाम के बराबर होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम होता है। ठीक है। अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँ बच्चों आपसे, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होती है आवेश की? तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है बच्चों, वो होती है स्टेट कूलाम। क्या होती है? स्टेट कूलाम। अच्छा, इसी के साथ बच्चों, वन कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि कूलाम में वन कूलाम में बच्चों 3 × 9, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होते हैं। एज अ फैक्ट के रूप में आ सकता है कि वन कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो इसका होता है बच्चों 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। क्लियर है? तो आपको एसआई और सीजीएस दोनों याद होने चाहिए। इसी के साथ बच्चों एक और पूछा जाता है यहाँ से कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? आवेश का, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है बच्चों, वो होता है फैराड। क्या होता है बच्चों? फैराड। अच्छा, इसी के साथ बच्चों 1 फैराड जो होता है किसके बराबर होता है? तो 1 फैराड की वैल्यू होती है 96500। कितना होता है बच्चों? 96,500 गुलाम। 96,500 गुलाम इसके बराबर होता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि 1 फैराड में कितना होता है? 96,500 गुलाम। अब इसका बहुत बड़ा मात्रक होता है फैराड। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ बच्चों जब बड़ा पूछ लिया तो छोटा भी पूछ सकता है। आवेश का, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है बच्चों, वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है बच्चों? फ्रैंकलिन। अच्छा, अब इसी के साथ ध्यान रखना है बच्चों, 1 फ्रैंकलिन में 3 × 10⁹ स्टेट गुलाम होता है। स्टेट गुलाम। तो आपको ये क्वेश्चन जो बच्चों एज अ फैक्ट के रूप में याद रखने हैं। क्लियर है? एसआई यूनिट क्या होती है? गुलाम। सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट गुलाम। वन गुलाम में कितने स्टेट गुलाम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट गुलाम। अब इसका सबसे बड़ा मात्रक पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव में, तो हमारा फेराड होता है। 1 फैराड में 96,500 गुलाम होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फ्रैंकलिन। क्या होती है बच्चों? फ्रैंकलिन। इसको आप बच्चों फेराड मत समझना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रैंकलिन। इसका मतलब है यहाँ पे बच्चों फ्रैंकलिन। ठीक है? तो आवेश के जो टाइप बताए थे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वो इन्होंने बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर है? एक साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप आपको यहाँ तक बातें अभी तक समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? अदर यूनिट भी क्या होती है इनकी, उनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर बात करता हूँ मैं इनकी अदर यूनिट, तो बच्चों इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। यहाँ पे बताता हूँ मैं बच्चों, यहाँ पे इनके अन्य मात्रक भी होते हैं। अन्य मात्रक, अदर यूनिट, अन्य मात्रक यानी अदर यूनिट्स क्या होती है? और ये अदर यूनिट जो है वो अक्सर एग्जाम में किस तरीके से आती है वो भी समझते हैं। तो अदर यूनिट कौन कौन सी होती है वो समझ लेते हैं। तो इससे बच्चों अदर यूनिट क्या होती है, जैसे कहीं पे लिखा है मिली, मिली, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻3। कहीं पे लिखा है बच्चों माइक्रो, 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 तो इसका होता है 10⁻⁻6। कहीं पे लिखा है नैनो। क्या लिखा है बच्चों? नैनो। कहीं पे लिखा है बच्चों नैनो। तो इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁹ क्लियर है? कहीं पे लिखा है जैसे पीको, पीको, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12। कहीं पे लिखा है जैसे बच्चों फर्मी, तो इसकी होती है 10⁻⁻15। ये अदर यूनिट का बेसिकली न्यूमेरिकल में यूज होता है। अब किस तरीके से यूज होता है उसको समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर इनका यूज समझना है तो इस तरीके से,
जैसे बच्चों ये क्या अक्सर न्यूमेरिकल में दी जाती हैं और इनको हमको क्या करना होता है बच्चों, चेंज करना होता है। चेंज कैसे? जैसे बच्चों आपको दे रखा है कहीं पे 5 माइक्रो कुलाम, 5 माइक्रो कुलाम। तो आपको क्या बच्चों ये फैट तो वैसा का वैसे ही रखना है। माइक्रो की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 6, और ये अदर यूनिट जो पीछे की है वो वैसे की वैसी रहेगी यहाँ। यानी आपको बच्चों अगर माइक्रो को किसमें चेंज करना है, कुलाम में, तो आपको माइक्रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से बच्चों आपको दे दिया, मान के चलिए आपको दे दिया 5 पीको कुलाम, पीको कुलाम। तो आपको पीको को भी चेंज करना पड़ेगा। पीको की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस के 12, और कुलाम जो पीछे की यूनिट होगी बच्चों वो एजिडिक वही रखनी है, सिर्फ इनकी वैल्यू रखनी है आपको। तो इस तरीके से एग्जाम में चेंज करने के लिए बोलता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो फर्मी हो, पीको हो, ये सारी चीजें। क्लियर है? अगर बच्चों मैं बताऊं इसका जो माइक्रो का सिंबल जो होता है बच्चों वो इस तरीके से होता है। इसको हम बच्चों कहीं कहीं पे एमएल के द्वारा लिखा जाता है, नैनो को बच्चों एन से लिखा जाता है, पीको को बच्चों पी से लिखा जाता है। इस तरीके सिंबल्स होते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए चलिए, तो अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर है? आपको इसी तरह से अब मैंने जैसा कि रणनीति में बताया था, अपनी जो प्रीवियस सिलेबस डिस्कशन वीडियो में बताया है कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारा क्या टारगेट होगा, इन सभी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, बस हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर सकते हैं, और बस अपने वो इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सके। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले पाते हैं तो उन बच्चों के लिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जिससे कि वो इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठाएं। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। ठीक है? बस आपको क्या फुल डेडिकेशन के साथ हमारे साथ क्या करना है, मेहनत करनी है बस। ठीक है? नोट्स किस तरीके से बनाने हैं ये सारी वीडियो में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आपको 2 नोटबुक बनानी है, मैंने जैसा बताया, एक 400 पेज की कॉपी बना लीजिए, एक 300 पेज की कॉपी बना लीजिए। किस तरीके से नोट्स बनाने, ये सारी बात प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।